क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। मार्केट एक बार फिर से लाल लाल नजर आ रही है और वो चेहरे पर भी कई लोगों के गुस्से वाले लाल में तब्दील हो रही है। लेकिन क्योंकि मार्केट के ऐसे हालात कई महीनों से बने हुए हैं, तो जिसे बुल रन कहते हैं, क्या वो दौर कभी लौट कर आएगा या नहीं, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले और बहुत सारे एक्साइटिंग सेगमेंट्स आपके लिए तैयार हैं। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। अफगानिस्तान के स्वतंत्र लोकल मीडिया आउटलेट एरियाना न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की पुलिस ने हेरात इलाके में 16 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बंद करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग से कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इन्हें बंद करना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस नेटवर्क, जो पिछले महीने दिवालिया हो गई, ने एक पूर्व इन्वेस्टमेंट मैनेजर पर मुकदमा किया है। सेल्सियस नेटवर्क ने आरोप लगाया है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर ने दिवालिया होने से ठीक पहले लाखों डॉलर के एसेट्स की चोरी की। मैनहट्टन बैंक्रप्सी कोर्ट में सेल्सियस ने जेसन स्टोन और उनकी कंपनी कीफा इंक पर घोर लापरवाही और क्रिप्टो निवेश में अयोग्यता का आरोप लगाया है। स्टोन ने खुद को इस क्षेत्र का अगवा के रूप में प्रस्तुत किया। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। ब्लॉकचेन रिसर्च फर्म इलिप्टिक के मुताबिक जुलाई महीने में $100 मिलियन से अधिक के नॉन फंजिबल टोकन्स की चोरी हुई है। सोशल मीडिया के जरिए सुरक्षा से समझौता होने के बड़े मामलों की वजह से 2022 में 23% एनएफटी की चोरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक चोरों को हर स्कैम में औसतन $300,000 मिले। अगली खबर की ओर। क्रिप्टो कार्बन रेटिंग संस्थान CCRI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रॉन नेटवर्क के लिए कम ऊर्जा की जरूरत उसे पर्यावरण के अनुकूल ब्लॉकचेन बनाती है। ये इन्होंने बिटकॉइन के अगेंस्ट इसकी जो स्टडी है वो की थी, उसमें ये रिपोर्ट निकल कर आई। CCRI एक रिसर्च ग्रुप है जिसका ध्यान क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कार्बन उत्सर्जन के कम होने पर रहता है। ट्रॉन के डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म की वजह से कार्बन फुटप्रिंट दूसरे मैकेनिज्म जैसे बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ वर्क से कम होते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नाइकी ने एनएफटीज को बेचकर $185 मिलियन की कमाई की है। ड्यून एनालिटिक्स की तरफ से दिए गई इस लिस्ट के मुताबिक ये किसी भी दूसरे ब्रांड से कई ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। वहीं इसके साथ ही इनकी आय जो दूसरे नंबर पर है उनसे 7 गुना ज्यादा है। वहीं नाइकी में सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो 65,000 से ज्यादा के हुए। नाइकी के बाद डॉल्चे एंड गबाना, टिफनी, गुची और एडिडास है। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन ब्लॉकचेन फोरम के लॉन्च इवेंट में तेलंगाना के इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने वेब 3.0 रेगुलेटरी के लॉन्च की बात कही। इस बारे में ज्यादा बात करेंगे शो में आगे भी, जहां पर सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ये कहते हुए कि सैंडबॉक्स आखिरकार है क्या। शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। एक घूंट भरते हैं कॉफी का और शुरुआत करते हैं हमारे एक्सप्लेनर की। तो सैंडबॉक्स क्या है? टर्म जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड से आया है। ऐप या सिस्टम को प्रभावित किए बिना इसमें टेस्टिंग की जाती है। नए प्रोडक्ट, सेवाओं का नियंत्रित परिवेश में लाइव टेस्टिंग की सुविधा, इसे ही सैंडबॉक्स कहा जाता है। और इसमें कोशिश की जाती है कि जो इकोसिस्टम है उसे समझा जाए, जिससे जो रेगुलेटर है उसको मदद मिलती है। खासतौर पर अगर क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है। तो सैंडबॉक्स के जरिए जो रेगुलेटर है वो काफी चीजें जो है वो वहां से समझ लेते हैं। लेकिन सैंडबॉक्स आखिरकार काम कैसे करता है? सैंडबॉक्स समझ लीजिए टेस्टिंग का दूसरा नाम है। काम कैसे करता है? वास्तविक डिवाइस का अनुकरण होता है, वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नकल की जाती है। एक वर्चुअल माहौल बनाया जाता है, तो इसकी पहुंच जो है वो हार्डवेयर तक नहीं होती, लेकिन वर्चुअल हार्डवेयर तक अपनी ये पहुंच बना सकता है। एक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। लेकिन जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, यानी जिसमें रेगुलेटर्स जो हैं वो सारा टेस्टिंग वगैरह देखते हैं या वो चेक करते हैं चीजें, उन्हें ये कैसे मदद करता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स? तो देखिए, किसी भी एसेट को टोकन में बदलने में ब्लॉकचेन की मदद की जा सकती है। सरकार को इससे काफी मदद हो सकता है। लोगों को एसेट में निवेश की जो सुविधा है वो दिलवाई जा सकती है, उसकी टेस्टिंग हो सकती है। निवेशकों के लिए विरासत से जुड़े टोकन जो है या सिटी कॉइन
को बनाना वो भी इसमें जोड़ा जा सकता है और उसकी भी टेस्टिंग हो सकती है। वहीं इसकी कुछ फायदे हैं, कुछ सीमाएं हैं, नुकसान तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ सीमाएं हैं। फायदों से शुरुआत करते हैं। रेगुलेटर को इमर्जिंग टेक को लेकर फायदे और जो जोखिम है उसकी जानकारी मिल जाती है। रेगुलेटर को इनोवेटर्स और फिनटेक की ज्यादा समझ मिल जाती है। वहीं प्रोडक्ट की पब्लिक रिलीज से पहले सैंडबॉक्स टाइम की मदद से किसी भी समस्या को ठीक किया जा सकता है। वहीं कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। सबसे पहले इनोवेटर्स को ज़्यादा वक्त लग जाता है क्योंकि पूरी टेस्टिंग का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। वहीं रेगुलेटरी रिलैक्सेशन ऑथराइजेशन से ज़्यादा वक्त लगता है और अगर जो आपकी टेस्टिंग है वो सफल हो भी गई उसके बावजूद भी आपको रेगुलेटरी मंजूरी की ज़रूर पड़ती है, तो उसमें भी समय तो है वो जाता ही है। वहीं अब सैंडबॉक्स की चर्चा कर लेते हैं और उन मेहमानों के साथ करते हैं जो इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के हिस्सेदार भी हैं। शुरुआत करते हैं मनीष कुमार के साथ, को फाउंडर है रियलएक्स के। बहुत बहुत स्वागत। दिलीप सेनबर्ग, फाउंडर और सीईओ मफिन पे, ये इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के हिस्सेदार हैं। वहीं पंकज दीवान भी हैं, को फाउंडर इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के। पंकज जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। हमने तो अपने सैंडबॉक्स को अपने एक्सप्लेनर में किसी तरीके से बताने की कोशिश की ब्रीफली, अगर आप बता पाए किस तरीके से ऑपरेट होता है या फिर इस केस में कैसे ऑपरेट होगा। पंकज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, उन्हें आवाज नहीं आ रही है, उसे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल दिलीप की ओर ले जाते हैं। दिलीप, आप बताइए कि सैंडबॉक्स अगर ब्रीफली आपकी भाषा में आपको समझाना हो तो क्या होगा? सैंडबॉक्स बेसिकली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर आप अपना एक प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए जो 3 मेजर फैक्टर होते हैं आपके, एक साइबर सिक्योरिटी को देखना होता है, दूसरा आपका होता है कि पॉलिसी मेकर्स आपको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर वो आपको अलाउ नहीं करते किसी प्रोडक्ट के लिए तो आप टेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट, ताकि उस इन्वायरमेंट में हम प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। और तीसरा आपका होता है कोड की टेस्टिंग, जो सबसे एक महत्वपूर्ण आपका पार्ट होता है कि आप किस तरह से उस प्रोडक्ट को बनाएंगे और उसको आप टेस्ट करेंगे। उसके बाद आप उसको एक मेन फ्रेम में ले जाते हैं जहां पे आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको यूज कर पाते हैं। आप ऐसा समझिए इसको कि अगर ये प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो आप कुछ लोगों के बीच में इसको आप ट्राई करते हैं कि ये प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे हमें कई सारे फायदे होते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेन फ्रेम में ना आने की वजह से लीक नहीं हो सकता। सपोज करिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स एरर आ रहा है उसके अंदर, आप उससे इसको बचा पाते हैं। और छोटे एनवायरनमेंट में टेस्ट करने से आपको एक पॉलिसी का भी आइडिया लग जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट आगे जाकर लॉन्च करना है या नहीं करना है। आप ऐसा समझिए, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में, कि अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो आपने एक ड्राफ्ट लिख लिया अपना, और ड्राफ्ट में जो भी एरर रहेंगी आपकी, वो आप एरर को खत्म कर सकते हैं और फिर आगे उसको आप लॉन्च कर सकते हैं अपनी बुक वगैरह को। उसी तरह से ये प्रोडक्ट के लिए एक इन्वायरमेंट का काम करता है। पंकज जी, आप बताइए कि किस तरीके के सैंडबॉक्स सरकारें जो हैं या फिर रेगुलेटर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि एक स्मूथ एप्लीकेशन हो सके आगे जाकर। जी, तो अरुण जी, अभी परसों संडे के दिन, जिस दिन मिस्टर जयेश रंजन, जो आईटी सेक्रेटरी हैं तेलंगाना गवर्नमेंट के, उन्होंने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात की है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आज की तारीख में जो आप देखते हो कि एक तरफ तो कई अवसर पैदा कर रही है वेब 3.0 की इकोनॉमी, दूसरी तरफ लोगों के मन में काफी शंका है क्रिप्टो और इसके आसपास। तो इसका एक तरीका सॉल्व करने का यही है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और बताएं, और रेगुलेटर्स, पॉलिसी मेकर्स, उनको एक अवसर मिले उस चीज को देखने का और एक संवाद करने का। तो उस मायने में मुझे लगता है कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी को इसमें साथ होना पड़ेगा, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, स्टार्टअप, सभी को बात करनी पड़ेगी। हमें दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, और इस तरह से एक रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म काफी सक्सेसफुल हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इस दिशा में। मनीष जी, आप बताइए कि क्या इससे ब्रेन ड्रेन को रोका जा सकता है? जैसे हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कई ऐसी एक्सचेंजेस हैं, कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो देश के किसी और हिस्से या एक्सचेंजेस में जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ उसमें बदला जा सकता है?
यस आएगा इससे चेंज, क्योंकि पहली बार ऐसी पहल हुई है जो गवर्नमेंट के साइड से हुई है, जिसमें कि एक ऐसी ओपननेस देखने को मिल रही है कि सरकार अब सामने आ रही है और ऐसे एप्लीकेशंस जिससे, जैसा आपके ने पहले बताया, जिससे कि गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिल सकता है, सिटीजन्स को भी बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे एप्लीकेशंस में अब क्रिप्टो का अडॉप्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब ऐसे एप्लीकेशंस में गवर्नमेंट का साथ आ जाता है तब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एंड जो लोग इसी वजह से दूसरे कंट्रीज जा रहे थे, जैसे दुबई जा रहे थे वगैरह, जहां पे उनको गवर्नमेंट से ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था, अब वो शायद थोड़ा थम जाएगा। एंड हमारे यहाँ अपने ही कंट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन होने के आसार लग रहे हैं। पंकज जी, वहीं इंडिया ब्लॉकचेन फोरम के बारे में मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन, आपका गोल क्या है? और एक ऐसे समय में जहां पर अभी रेगुलेटरी कोई बॉडी ऐसी है नहीं ऐसा क्रिप्टो रिलेटेड हमारे देश में, या फिर कह लीजिए सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है, तो कितना जरूरी है इंडिया ब्लॉकचेन फोरम का होना भी? जी, तो इंडिया ब्लॉकचेन का फॉर्मेशन बड़ा ही इनफॉर्मल तरीके से हुआ था, जहां पर पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी हैं, इंडस्ट्री लीडर्स भी हैं, कम्युनिटी इवेंजलिस्ट भी हैं, और हम लोग काफी चर्चा करते थे और कई फोरम्स पे डिस्कशन किया करते थे कि किस तरह से हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना पाएं जिससे कि हम सरकार से भी संवाद कर पाएं, उसी तरह स्टार्टअप से भी संवाद कर पाएं, इंडस्ट्री से भी सीख सकें, और फिर दूसरे कंट्रीज में जो हो रहा है उनसे भी संवाद कर सकें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि जो 1 साल पहले एक इनफॉर्मल ग्रुप शुरू हुआ था, अब हमने उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया है। एंड इसी लास्ट संडे को इसका लॉन्च हुआ था हैदराबाद में, टी हब में। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स कमिंग टुगेदर, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे आप रेगुलेटरी रिप्रेजेंटेटिव्स देखिए, चाहे पॉलिसी मेकर्स देखिए, इंडस्ट्री लीडर्स देखिए। जी, तो जो तेलंगाना गोल तो यही है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जिसपे कि सब लोग आ सके, संवाद कर सके और एक दूसरे की बात समझ सके, सुन सके, और एक जॉइंट वॉइस की तरह से हम सरकार को या पॉलिसी मेकर्स को बता सकें कि स्टार्टअप की क्या दिक्कतें हैं, और उसी तरह से जो शंकाएं रेगुलेटर्स के मन में है वो भी हम स्टार्टअप को समझा सके। तो उस तरह का इरादा है। तो जैसे तेलंगाना सरकार जो है सैंडबॉक्स की तैयारी कर रही है, एक वेब 3.0 में कदम रखने की तैयारी कर रही है, कुछ उस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स अगर आप बता सकते हो तो? जी, तो जो हमारा वेब3 मीटअप था और इंडिया ब्लॉकचेन फोरम का लॉन्च था, उसी मौके पर जयेश रंजन जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एक अनाउंसमेंट किया कि तेलंगाना गवर्नमेंट विल बी द फर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जो कि एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वेब3 रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाने की कोशिश कर रही है और सेटअप करने की कोशिश कर रही है। और उनका ये कहना था कि जब वो भी लोगों से राय मशवरा करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, स्टार्टअप्स हो, सभी के मन में ये शंका है कि क्या हम ये अवसर खो देंगे। वेब 3.0 एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि एक तरफ तो इतने अवसर है और दूसरी तरफ ये है कि कई शंकाएं भी है। तो सैंडबॉक्स एक ऐसा टेस्ट बेड, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का एक मौका मिलेगा जहां पर स्टार्टअप्स कुछ अपने प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, रेगुलेटर्स उसे देख पाएंगे, और थोड़ी सी छूट भी दे जाएगी उस सैंडबॉक्स में ताकि कुछ टाइप का एक्सपेरिमेंट हो सके। तो इस हिसाब से आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही कम समय लेंगे जहां पर हम सवाल जवाब करने वाले हैं। इस सेगमेंट का नाम ही यही है, जहां आपके सवाल होते हैं जवाब हमारे एक्सपर्ट के। रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मृत्युंजय का पूछ रहे हैं, क्रिप्टो को कौन प्लस या माइनस करता है? यानी उनके कहने का जो मतलब वो ये है कि जो प्राइसेस है वो किस तरीके से ऊपर या नीचे जा रहे हैं, ये कौन डिसाइड कर रहा है? तो 4 किस्म के लोग हैं जो इसकी अप डाउन करते हैं। एक जिन्हें हम बोलते हैं वेल्स, मतलब जिनके पास 1% से ज्यादा किसी भी क्रिप्टो का अगर होता है उसे हम वेल बुलाते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेडर, जो रोज अप डाउन प्राइस ग्राफ स्टडी करके शॉर्ट सेलिंग और सेलिंग सब डेली बेसिस पे करते हैं। तीसरे हम जिनको बोलते हैं हॉडलर्स, जो एक बार क्रिप्टो खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको अपने पास होल्ड करके रखते हैं। और चौथे होते हैं हेज फंड्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये 4 मिलके पूरी वॉलेटिलिटी को संभालते हैं। भारत का अगला सवाल है, इससे सामान कैसे खरीदें? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आज लाखों ई कॉमर्स साइट से दुनिया भर में जहां पे आप स्टेबल कॉइन या बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डोज कॉइन के साथ सामान खरीद सकते हैं। अगर आप डोज कॉइन की साइट पे जाएंगे तो पूरी आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी उनकी। और एल साल्वाडोर जो एक देश है छोटा सा सेंट्रल अमेरिका में, उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया। मतलब वहां आप जाके दुकान में बर्गर भी खरीद सकते हैं बिटकॉइन के साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया रोहास। लेकिन ब्रेक के बाद भी आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे जब हम मार्केट के हालातों पर करेंगे चर्चा। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉफी एंड क्रिप्टो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हम चर्चा करने वाले हैं मार्केट के हालातों पर। आज क्रिप्टो करेंसी में अचानक गिरावट आई और अगर बिटकॉइन की बात करें तो वो अपने 3 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर आ गया। बिटकॉइन थोड़ी देर में ही 7.7% गिरा और $21,404 तक पहुंचा। पूरे दिन की बात करें तो 8.05% की गिरावट रही। बिटकॉइन में अब तक पीक से 68% की गिरावट देखी गई है। कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक 24 घंटे में बिटकॉइन में 1.33% की गिरावट देखी गई है। इथीरियम में 2.77% की गिरावट और यूएसडी कॉइन ठीक ठाक रहा क्योंकि उसमें 0.02% की गिरावट देखी गई। लेकिन क्योंकि मार्केट जो है वो लाल में अक्सर नजर आ ही रही है, तो बुल रन जो एक टर्म है वो हमें कब देखने को मिलेगी, कब हम उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है और इसका जवाब किसके पास है हमें नहीं मालूम है। कोशिश करते हैं अगर हमारे जो मेहमान हैं उनके पास है या नहीं, उनसे अगर मिल सकता है तो बहुत बढ़िया। अजीत खुराना हमारे साथ है, फाउंडर रिफ्लेक्सिकल। रोहास नागपाल हमारे साथ है, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बताइए, इस सवाल का जवाब है अजीत जी आपके पास। आपने 1 मिनट पहले कहा कि अगर सीएमसी से देखा जाए तो पिछले एक दिन में 1.33% बिटकॉइन गिरा है, मगर यह चीज आपको नहीं पता कि पिछले आधे एक घंटे में जब से आप शो कर रहे हैं तब से बिटकॉइन 24 घंटे में 0.33% बढ़ा है। सबसे बड़े क्रिप्टो बुल तो शायद आप ही हैं, क्योंकि 21,170 की कीमत से वो 21,790 की कीमत पहुंच गए पिछले एक घंटे में। मैं ये आपको बोल इसके लिए रहा हूं क्योंकि क्रिप्टो में उतार चढ़ाव तो बहुत तेजी से होता है। मतलब आप प्रोग्राम के शुरू में एक नंबर कहें तो एंड तक बदल जाता है, मगर इस समय जो मार्केट की हालत है वो बाकी मार्केट से जुड़ी भी हुई है और साथ ही साथ इतने सारे ऐसे टोकन मार्केट में आ गए थे जिनका कि बुनियादी मूल कुछ था ही नहीं, लेकिन लोग जोश में आके खरीद लिए। तो जब तक जो इंटरेस्ट रेट्स या लिक्विडिटी या इन्वेस्टर सेंटीमेंट ना बदले एक तरफ, और दूसरी तरफ जब तक ये लगभग 90 से 99% टोकन जो है जिनका कोई बुनियादी मूल नहीं है ये मार्केट से छट ना जाए, तब तक मार्केट बढ़ेगी नहीं। मेरा अनुमान है इसको कम से कम 1 साल लगेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था, मतलब ये तो कुछ आंकड़े हैं जैसे आपने भी कहा वो बदलते रहते हैं पल पल, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले साल जो बिटकॉइन की फिगर्स थी वो उससे काफी नीचे गिर चुका है। तो ये आप जो ये डिक्लाइन देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पहले पुराने वाले डिक्लाइन से बेहतर है या फिर ये मार्केट का इसी तरीके का खेल चलता रहता है? ये चौथी बेयर मार्केट चल रही है क्रिप्टो में, बड़ी बेयर मार्केट। पहले तीनों बेयर मार्केट में क्रिप्टो बिटकॉइन की कीमतें 85% गिरी थी अपने सबसे ऊंचे स्तर से, और इस समय 70% गिरी है। तो उसके कंपैरिजन में 70% का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, मगर पहले के कंपैरिजन में कम है। हो सकता है कि इस बार भी 85% चला जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा मानना यह है कि यदि आज निवेशक खरीदना शुरू करे अच्छे कॉइन जैसे बिटकॉइन, इथीरियम वगैरह, जिनमें कि आप ये नहीं समझ सकते कोई 100 गुना हो जाएगा, लेकिन आज भी अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदना शुरू करे एसआईपी के माध्यम से, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप बॉटम ढूंढ रहे हैं तो शायद बॉटम आना अब भी बाकी है। रोहास, आपको क्या लगता है कि क्या ये अब तक का, अगर इस साल की बात करें तो सबसे बुरा दौर चल रहा है? जरूर, ये बहुत बुरा दौर चल रहा है, पर मेरे हिसाब से अभी मार्केट और भी बहुत गिरेगी। जैसे मैं मानता हूं, जो खुराना जी भी बोल रहे हैं कि 90% से ज्यादा जो प्रोजेक्ट है उनके रेवेन्यू मॉडल्स अच्छे नहीं थे, तो वो लोग ओवर एक्साइटमेंट में आके उनको खरीद रहे थे। जैसे वर्चुअल लैंड बहुत सारे लोग खरीदने लग गए थे, तो अब वो एक एक करके सारे प्रोजेक्ट्स फेल हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी और भी बहुत फेल होंगे, और लोगों को अगर एंटर करना है तो मेरे हिसाब से आप प्री लिस्टेड प्रोजेक्ट्स ढूंढिए जिनमें सॉलिड रेवेन्यू मॉडल है। तो आपने कहा कि आगे और भी गिर सकती है, लेकिन क्या इसका जवाब आपके पास होगा कि कब हालात बेहतर हो सकते हैं?
आई नो थोड़ा काश अनफेयर है मुझे- ये आपसे पूछना, लेकिन फिर भी अंदाजन। काश मुझे पता होता, पर मेरे हिसाब से इस साल तो नहीं। आपको अगले क्या साल लगता है? शायद- आपको क्या लगता है? जी आखिरी के 10 सेकंड हमारे पास। मुझे लगता है कि अभी 12 से 18 महीने पिक्चर देखनी पड़ेगी, उसके बाद हीरो आएगा। चलिए देखते हैं कि जब ये पोस्टर फटता है तो हीरो निकलता है या जीरो निकलता है, वो देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां वक्त खत्म होता है इस शो का। अगली बार फिर से मुलाकात होगी शुक्रवार को शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।